अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। एनालिटिकल केमिस्ट्री की दूसरी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलता है या सिंपली बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। अब कंबस्शन के ज़रिए हम एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जिसको हम कंबस्शन एनालिसिस वो कहते हैं। कंबस्शन एनालिसिस बेसिकली इसका जो पर्पस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम इससे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फाइंड आउट करते हैं। एंटोइन लेवाइजर जो है 1780s में उसने सबसे पहले कंबस्शन एनालिसिस को यूज़ किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये लेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये जलता है या ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इसका प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है और साथ में हीट रिलीज होता है। इसका मतलब है कंबस्शन जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इससे जो हीट प्रोड्यूस होता है वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए वो यूज़ होता है। जिस तरह इसको हम बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोव्स में यूज़ कर सकते हैं, फर्नेसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंबस्शन है ये जेट इंजन्स में वो एज ए फ्यूल जो है इसके तौर पर भी वो काम करता है। तो ये हीट प्रोड्यूस होता है डेली लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कंबस्शन में बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक को हम फ्यूल बोलते हैं और दूसरे को हम ऑक्सीडाइज़र बोलते हैं। ऑक्सीडाइज़र कॉमनली इसमें ऑक्सीजन होता है, फ्यूल वेरी कर सकता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो एज ए फ्यूल वो यूज़ हो सकते हैं। जिस तरह इस पार्टिकुलर एग्जांपल में मीथेन है, हाइड्रोजन भी एज ए फ्यूल जो है वो यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जो कंबस्शन है इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें स्टेकोमेट्रिक कंबस्शन, फ्यूल रिच कंबस्शन और फ्यूल लीन कंबस्शन है। जिस तरह नाम से पता चलता है स्टेकोमेट्रिक कंबस्शन में फ्यूल और जो ऑक्सीडाइज़र है दोनों जो है वो कम्प्लीटली यूज़ हो जाते हैं और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, वही बच जाता है। फ्यूल रिच में जो एक्सिस में रिएक्शन के बाद फ्यूल रह जाता है और फ्यूल लीन में ऑक्सीडाइज़र जो है वो बाद में एक्सिस में वो रह जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इस कंबस्शन को जब हम एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम मालूम कर सके परसेंटेज कंपोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको मालूम करें। स्पेशली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं और फिर उससे हम मालूम करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसका तरीका क्या है उसको भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे कंपाउंड्स हो, दूसरे एलिमेंट्स हो, जिस तरह नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन या दूसरे एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हो, तो उसको हम कंबस्शन एनालिसिस से एनालाइज वो नहीं कर सकते। कंबस्शन एनालिसिस में हम सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होता है या सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, जिस तरह हाइड्रोकार्बन से। सो नाउ अब यहाँ पर जो मैंने असेंबली बनाई हुई है इस चीज़ को आप देख रहे हैं, बेसिकली ये कंबस्शन एनालिसिस है और इसके ज़रिए जो है हम मालूम करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन को। ये जो असेंबली है कंबस्शन एनालिसिस में, पहले ये जो आप देख रहे हैं ये एक फर्नेस है और इस फर्नेस में क्या करते हैं, पहले जो सैंपल है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, उसको दिस सैंपल इज मिक्स्ड विद कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको मिक्स करते हैं और प्लैटिनम बोट में इसको लेते हैं। और ये जो सैंपल है जिसको कॉपर ऑक्साइड के साथ, ये एक ब्लैक सॉलिड है, इसके साथ वो मिक्स किया गया है, प्लैटिनम बोट में लेने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन का स्ट्रीम जो है वो एंटर होता है।
अब यहाँ पर आने से पहले मैं आपको बता दूँ दो तीन चीज़ें। पहली बात ये कि कॉपर ऑक्साइड के साथ क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये काम करता है ताकि सैंपल को वो ऑक्सीडाइज कर सके। बेसिकली हमारा पर्पज़ ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। दूसरी बात ये कि प्लाटिनम बोर्ड जो है, प्लाटिनम बोर्ड में इस सैंपल को क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लाटिनम जो है ये हाईली इनर्ट एलिमेंट है और ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है और आल्सो ये एज अ कैटलिस्ट भी जो है वो यूज़ हो सकता है। तो कंबशन एनालिसिस में ये जो असेंबली मैंने आपको बनाई हुई है, थोड़ा सा सैंपल लगता है, ग्राम्स में 1-2 ग्राम में, पॉइंट ग्राम्स में ये जो सैंपल है ये लेते हैं। तो ऑक्सीजन के स्ट्रीम को यहाँ से वो एंटर करते हैं। ऑक्सीजन जो है एज आ ऑक्सीडाइजर काम करता है और यहाँ फ्यूल जो है ये सैंपल होता है जो कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने इसको मिक्स किया हुआ है। अब क्या होगा, जब कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनेगा, साथ में हीट भी रिलीज होगा। अब यहाँ से ये जो चैम्बर होता है, ये जो फर्नेस होता है, ये दूसरे चैम्बर के साथ, दो और चैम्बर्स के साथ वो कनेक्ट होता है और ये पेयर जो होते हैं दो चैम्बर्स के, दीज पेयर्स वर्क्स एज अ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। जो नॉन अमाउंट सैंपल हमने लिया हुआ था, जो हमें पता था कि इसका मास जो है वो इतना है, तो ये जो नॉन अमाउंट हमने लिया हुआ था, इसकी कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्रोड्यूस हो चुका है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अमाउंट को हमने मालूम करना है। तो इसको किस तरह मालूम करेंगे, जब दोनों को हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए दो चैम्बर्स लगाए होते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम क्लोरेट परक्लोरेट जो MgClO4 है ये लेते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब क्यों करता है ये भी डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज आ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भी आप ले सकते हैं, वो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये दोनों एब्जॉर्बर अब क्यों यूज़ होते हैं, इन दोनों बातों को भी डिस्कस करते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो निकलते हैं। तो वाटर यहाँ पर नॉन अमाउंट जो MgClO4 हमने लिया हुआ है, इसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सारे का सारा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जितना अमाउंट हमने MgClO4 का लिया हुआ था, जितना अमाउंट हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का लिया हुआ था, वो नॉन अमाउंट थे। रिमेंबर, नॉन अमाउंट हमने लेना है। अब बाद में जब पूरे का पूरा प्रोसेस हो जाए तो इन दोनों को हम वेट करेंगे और टोटल वेट से जो नॉन अमाउंट है उससे वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है कितना अमाउंट यहाँ पर वो प्रोड्यूस हो चुका है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हम फिर परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं और फिर बाद में उससे एम्पेरिकल और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आने से पहले, कैलकुलेशन की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वाटर एब्जॉर्बर जो है मैग्नीशियम परक्लोरेट जो MgClO4 है, वो वाटर एब्जॉर्बर के तौर पर इसलिए यूज़ होता है कि ये एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। हाइग्रोस्कोपिक ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो वाटर एब्जॉर्बर होते हैं। ये सुपर ड्राइंग एजेंट है, ये एटमॉस्फेयर से भी वाटर को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा CuSO4.H2O, 4H2O और 10H2O और इस तरह लिखा होता है। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नीशियम MgClO4 भी .6H2O जब वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये एक सुपर ड्राइंग एजेंट है और 220 डिग्री सी पर ये अपने जो जितना भी वाटर इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है ये इसको रिलीज़ वो वापस कर लेता है। तो सुपर ड्राइंग एजेंट होने की वजह से, हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से यहाँ पर MgClO4 वो यूज़ किया गया है। दूसरे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन इसलिए लेते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये एक एसिडिक ऑक्साइड है और जिस तरह हमें पता है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं, वो एक बेस है। तो होता क्या है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब
कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसको इसलिए ट्रैप करता है क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट करके पोटाशियम कार्बोनेट और वाटर बना लेता है। अगर ये एक्सिस में हो तो बाद में क्या होता है कि पोटाशियम कार्बोनेट जो बना है फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्रोड्यूस हुए हैं वो इसके साथ रिएक्ट करके जो KHCO3 जो पोटाशियम बाइकार्बोनेट है वो प्रोड्यूस कर लेता है। तो इसलिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पर वो यूज होता है। अब ये कंबशन एनालिसिस का टेक्निक वो इस तरह होता है। डेटा हमारे पास आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का इतना अमाउंट प्रोड्यूस हो गया। लेट्स से ये यहाँ पर मैंने 0.5 ग्राम सैंपल लिया था, तो यहाँ पर लेट्स से वो 0.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया और 0.3 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो गया। तो ये मेरे पास वो डेटा आ जाएगी। अब इस डेटा को यूज़ करके हम परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन और हाइड्रोजन की, सिमिलरली ऑक्सीजन की, वो हम मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे, यहाँ पर आप आ जाए। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है उसको हम मालूम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मास से। कौन सा मास, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना एब्जॉर्ब हुआ है वही मास हम लेंगे। तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है उस पर डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12/44 के साथ। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके टोटल मास से कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज मालूम नहीं करना, हमने तो कार्बन का करना है। तो फिर हमने क्या करना है कि कार्बन के मास को हम लेंगे 12 और डिवाइड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मास पर 44 पर। तो 12/44 यहाँ पर इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए लिया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने मालूम करना है। फिर यहाँ पर 12/44 इसलिए लिया क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 32 और प्लस 12 ये 44 आ जाता है। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास कार्बन की परसेंटेज वो मालूम हो जाएगी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया हुआ था यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी इस तरह मालूम करेंगे कि अब हाइड्रोजन का परसेंटेज हम किस तरह मालूम करेंगे। हाइड्रोजन तो वाटर में मौजूद है, तो वाटर का मास डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, और वाटर में चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2.02 डिवाइडेड बाई टोटल वाटर का मास है 18.02 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये मेरे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर नोट करने की जो बात है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ऑक्सीजन के मास को हम किस तरह मालूम करेंगे। तो ऑक्सीजन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, वो वाटर में भी मौजूद है, जो कॉपर ऑक्साइड हमने मिक्स किया हुआ था यहाँ पर भी मौजूद है, एज एन ऑक्सीडाइजर भी आ रहा है। तो ऑक्सीजन को हम इनडायरेक्टली मालूम करेंगे। किस तरह, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसमें हम कंबशन एनालिसिस में हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को वो मालूम करते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होंगे या फिर साथ में ऑक्सीजन होगा। तो हमें पता है कि टोटल 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन अगर होंगे तो उसमें से दोनों को जमा करके 100 से माइनस करके बाकी जो है वो ऑक्सीजन का आ जाएगा इनडायरेक्टली। तो ऑक्सीजन के परसेंटेज को हम किस तरह मालूम करेंगे, टोटल 100 से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का सम अप करके वो 100 से माइनस कर लेंगे तो वो ऑक्सीजन का आ जाएगा। फाइनली जो परसेंटेज कार्बन का है, जो परसेंटेज हाइड्रोजन का है और जो परसेंटेज ऑक्सीजन का है, उन सब को जमा करके हमारे पास आ जाएगा 100। तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी, जो यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो ठीक होगा। वरना अगर इससे आगे पीछे होगा तो मतलब ये है कि हमने कोई गलती कर ली है। अच्छा, अब परसेंटेज कंपोजिशन हमने मालूम कर ली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब ये हम किस लिए करते हैं, रिमेंबर, इसको हम इसलिए करते हैं ताकि हम एम्पेरिकल फार्मूला इस सैंपल की, ये जो कंपाउंड है इसका एम्पेरिकल फार्मूला वो मालूम कर सके। अब किस तरह हम करेंगे, एग्जाम्पल्स मैंने 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये पहला एग्जाम्पल है द कंबशन एनालिसिस ऑफ 0.003 ग्राम ऑफ एस्पायरिन प्रोड्यूस 0.006 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.0012 ग्राम ऑफ H2O। मतलब ये है कि एस्पायरिन, लेट से अगर एस्पायरिन सैंपल है तो उसका मास हमने कितना लिया हुआ है 0.003 ग्राम, और जब इसकी कंबशन हो गई
तो यहाँ पर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो गया, 0.0066 ग्राम, और यहाँ पर वाटर कितना प्रोड्यूस हो गया, 0.0012 ग्राम ऑफ वाटर। अब इससे आप बताएं कि एम्पिरिकल फार्मूला एस्पायरिन का क्या है। तो यहाँ पर देखें, सिंपली परसेंटेज ऑफ कार्बन हम किस तरह मालूम करेंगे, मैंने आपको बात बताई। मास ऑफ CO2 कितना है, मास ऑफ CO2 है 0.006, तो 0.006, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया हुआ है, 0.003, इस पर डिवाइड करेंगे, 12/44 मल्टीप्लाइड बाई 100, 60% आ जाएगा। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास, वाटर का जो मास है वो कितना है, प्रोड्यूस हुआ है 0.0012 ग्राम, डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास एस्पायरिन का हमें दिया गया है, सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाई 2.02 और डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इससे आ जाएगा 4.48%। ये परसेंटेज है कार्बन की, ये परसेंटेज है हाइड्रोजन की, और ऑक्सीजन की हम किस तरह मालूम करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन को जमा करके 100 से माइनस करके ऑक्सीजन की परसेंटेज भी हमारे पास आ गई। नाउ लेट्स मूव टू फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के लिए आपको 2-3 स्टेप्स वो याद रखने होंगे। पहला, आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है परसेंटेज से मालूम करने हैं। किस तरह आप मालूम करेंगे, ये फार्मूला आप याद रखें। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपने फार्मूला सुना होगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4, इस तरह ये। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी याद रखें। जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स परसेंटेज से मालूम करोगे तो किस तरह मालूम करोगे, परसेंटेज को आप एटॉमिक वेट पर डिवाइड करोगे। जिस एलिमेंट का आपने परसेंटेज मालूम करना है, उस एलिमेंट के परसेंटेज को उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स वो आ जाएंगे। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहला स्टेप यहाँ पर जो परसेंटेज कंपोजिशन है, इसके बाद आपने पहला स्टेप ये करना है कि नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम करने हैं। अब कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह मालूम करेंगे, जो लेट्स से, या इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो है 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कार्बन कितना होगा, 60 ग्राम होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का 100 में 60% वो कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह भी आप ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो 60 डिवाइडेड बाई 12.01। सिमिलरली ये क्या चीज़ है, ये परसेंटेज है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन का परसेंटेज, ये हाइड्रोजन का परसेंटेज और डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास 1.01, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए। सिमिलरली ऑक्सीजन की भी नंबर ऑफ मोल्स इस तरह आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो इन नंबर ऑफ मोल्स के बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेप रखना है वो मोलर रेशो फाइंड आउट करना है। मोलर रेशो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के मोल कितने हैं, 4.99, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4.43, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2.21। तो ये इसका मोल रेशो है, जिस तरह हम कहते हैं 1:2:3 या 2:3:5 इस तरह। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मोल रेशो है। अब इस मोल रेशो को आपने फिर ठीक करना है। किस तरह ठीक करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है इस तरह तो आप नहीं लिख सकते, C4.9 और H4.3 और O2.1, इस तरह तो नहीं लिख सकते। C6H12O6 इस तरह होता है, CH2O होता है, इस तरह CH4 होता है, तो पॉइंट में तो नहीं होता। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि इसको आपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपने जब ये स्टेप कर लिया, मोल मालूम कर लिए, मोल रेशो मालूम कर लिया, तो इसके बाद इन जो एलिमेंट्स है इसमें सबसे छोटा जो मोल है, मोल रेशो है, जो नंबर ऑफ मोल्स है, सबको इन छोटे नंबर पर डिवाइड करें। इनमें सबसे स्मॉल 2.21 है, तो इसको भी 2.21 पर डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। अब भी हम तो इस तरह C 2.25 और H2 और O1 ये नहीं लिख सकते। तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक सुटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। अब सुटेबल नंबर क्या हो सकता है, 1 अगर हम करें तो 1 तो 2.25 तो वो सूटेबल नहीं है, फिर भी पॉइंट में। फिर 2 तो ये आ जाएगा 4.50, वो भी सूटेबल नहीं है। 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी नहीं हो रहा।
4 के साथ अगर हम फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 9, इससे आ जाएगा 8 और इससे आ जाएगा 1। सबको आपने पेयर करना है, इस तरह नहीं कि एक को आपने करना है। तो कार्बन का आ जाएगा C9H8O4। फाइनली दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द एस्पायरिन। ये एस्पायरिन का एम्पिरिकल फार्मूला है जिसको हमने मालूम कर लिया। क्या करना है आपने, सबसे पहले आपके पास जो डेटा है उस डेटा से आपने क्या मालूम करना है, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के परसेंटेज को आप मालूम करें, फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, उसके बाद मोल रेशो मालूम करें। मोल रेशो को सिंप्लीफाई करें और एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके जिसके मोल का जो जो नंबर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम एम्पिरिकल फार्मूला वो कंबशन एनालिसिस से वो मालूम कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल को आप देखें। एम्पिरिकल फार्मूला के अलावा हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं। किस तरह, अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो है एक कंपाउंड का मालूम कर लिया और उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट नोन है तो फिर हम उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं। लेट से हमने एम्पिरिकल फार्मूला वो मालूम कर लिया और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लुक एट हियर दिस एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला of a compound is CH2O. Its molecular weight is, as obtained from the experiment, is 180.12 gram. Find out its molecular formula. अब इसका molecular formula हम मालूम करेंगे। Now empirical और molecular formula में डिफरेंस ये है कि empirical जो फार्मूला होता है it tells us about the simplest whole number ratio between the elements present इन अ कंपाउंड। जो कंपाउंड है उसमें जो जो एलिमेंट्स है, जो उसके जो एटम्स है उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल C6H12O6 है। अब ये ग्लूकोज है, यहाँ पर आप देखें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 6:12:6। सिंपलेस्ट क्या है, 1:2:1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। अब इन दोनों फार्मूला को आप देखें, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इट टेल्स अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड अ मॉलिक्यूल, जबकि ये जो फार्मूला है ये एम्पिरिकल फार्मूला है जो हमें कंबाइनिंग एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो वो बताता है। अब एग्जाम्पल पर आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करना है। किस तरह, मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब आप मालूम करते हैं उसके लिए फार्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर n क्या चीज़ है, n है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। यहाँ पर जब भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हो आपको मॉलिक्यूलर वेट जो है वो दिया गया होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर दिया गया है 180.12, तो हम मॉलिक्यूलर वेट की जगह लिखेंगे 180.12 और एम्पिरिकल फार्मूला वेट, एम्पिरिकल फार्मूला भी हमें बताया गया है कि CH2O है। एम्पिरिकल फार्मूला कार्बन 2 हाइड्रोजन तो कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन तो 2.02 और एक ऑक्सीजन का 16.01, इसको सम अप करके 30 आ जाएगा। तो n आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 30, तो इससे आ जाएगा 6। सिमिलरली मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बराबर हो जाएगा n, हमारे पास आ गया 6, तो n 6 मल्टीप्लाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा C तो यहाँ पर 1 है तो C6 हो जाएगा और ये 2 तो 12 H12O6, तो ये हमारा आ गया फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरह कंबशन एनालिसिस से हम मालूम कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को, और फिर अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वो मालूम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी एनालिटिकल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।